तो मैं मनीष, आपका फिजिक्स टीचर, और जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार जैसे हमने थ्योरी ख़त्म किया था, आज हम न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल जो कि पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, बेसिकली कोलिजन से रिलेटेड, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी चीज़ें देखेंगे। तो सिर्फ कोलिजन नहीं, उसके पहले जो थ्योरी का एक और वीडियो था, वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहाँ से भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो जिन्होंने भी वो थ्योरी वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देखकर नोट्स बनाएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत आसान होने वाला है। ठीक, तो हम न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला सवाल सब पढ़ सकते हैं कि एक लाइटर पार्टिकल है विच इज़ मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एक लाइटर पार्टिकल है जो 10 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सपोज u1 इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी चीज है कोलाइड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डबल इट्स मास मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ हाफ इट्स स्पीड। इसका मतलब जो u2 है वो u2 है हाफ ऑफ 10, या मतलब हाफ ऑफ u1, ये जैसे यहाँ पर लिखा है इट्स वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर मैं डायग्राम बना लूँ तो इसका जो m1 है इट इज़ m, और यहाँ पर जो m2 है इट इज़ 2m, कंडीशन के हिसाब से कि मास, पहले के लिए जो मास है वो m है और दूसरे के लिए जो मास है वो 2m है। तो assume that the collision is one dimensional elastic collision। ठीक, what will be the speed of the both particle after the collision। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन। उस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से पहले जब हमने इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाला था तो वहाँ पर v1 और v2 के लिए एक फॉर्मूला आया था। वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा क्योंकि एक वन डायमेंशनल कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होगी। तो क्वेश्चन ये बहुत आसान सा सवाल है ये, जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर v1 और v2, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, मतलब v1 और v2 चाहिए। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि जो v1 है ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस 2m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1, और ये हो जाएगा इंटू u2। वैसे ही v2 के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2m2 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u2। तो m1 m2 के लिए वैल्यू है हमारे पास, u1 और u2 भी है हमारे पास, तो हम इजीली v निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो v1 कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, m1 दिया है यहाँ पर m माइनस 2m, ठीक, डिवाइड बाई m प्लस 2m, और ये u1 कितना है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई m डिवाइड बाई m प्लस 2m, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब ये है माइनस m माइनस 2m इज माइनस m डिवाइड बाई 3m मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2m डिवाइड बाई 3m मल्टीप्लाई बाई 5। तो m कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो दिस विल बिकम माइनस 10 डिवाइड बाई 3, और ये जो है ये भी हो जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 5 2 are 10, तो 10 डिवाइड बाई माइनस 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर ये u2 और ये u1 हो, ठीक, और ये u1 और u2 हो, तो इस हिसाब से
यहाँ पर चीज़ें जो बदलेंगी वो है ये 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 10, वैसे ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से ये 5 है और ये 10 है, तो ये हो जाएगा 5 × 5, तो -5 डिवाइड बाई 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 20 - 5 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जब वो 2m से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, जब वो 2m से टकरा जाएगा उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विल बिकम 5 मीटर्स पर सेकेंड। वैसे ही अगर हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे v2 के लिए तो v2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग। ठीक, करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अगर मैं v2 को कंसीडर करूं तो v2 विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज 2m डिवाइड बाय 2m प्लस m मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2m माइनस m डिवाइड बाय 2m प्लस m मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 4m डिवाइड बाई 3m, mm कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा m डिवाइड बाई 3m, mm कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। इसका मतलब 4 10 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब ये है 45 डिवाइड बाई 3, और 45 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 3, 3 1 3 1 5 3 5 15। इसका मतलब ये जो आंसर हो जाएगा ये आंसर है 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो 15 मीटर्स पर सेकेंड के लिए वेलोसिटी है दूसरे पार्टिकल की जब वो टकराएगा m1 से। यहाँ पर वेलोसिटी एक की कम हो रही है और एक की ज़्यादा हो रही है क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग हैं और क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से v1 के लिए वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर्स पर सेकेंड और v2 के लिए वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, तो इसको लिख लें, बहुत ही आसान सा सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा। दिया है कि एक बुलेट है, ऐसा एक सवाल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के वक्त भी किया था, लेकिन वो एक वुडन प्लैंक था जिसमें बुलेट अटक गई है। ये भी कुछ वैसा सा ही है, देखिए। द बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम बिलो इनटू अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 450 ग्राम। The object rises through a height of 1.8 meters with bullet remaining inside the object. Find the speed of the bullet. तो स्पीड ऑफ द बुलेट बोला है। सबसे पहली बात, बुलेट जब टकराएगी किसी भी ऑब्जेक्ट में तो बुलेट जाकर रुक जाएगी और अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं तो हो जाएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और बुलेट इसमें जाकर टकरा रही है। तो बुलेट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमें ढूंढनी है, क्योंकि जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है ये तो 0 मीटर्स पर सेकेंड की हो जाएगी। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 कंसीडर कर लेते हैं। u2 यहाँ पर 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा और यहाँ पर जो v2 है ये v2 इज इक्वल्स टू v1, मतलब एक ही मास आना चाहिए यहाँ पर। तो ये एक तरीके का इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। ठीक, इस हिसाब से
अगर मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम है तो 50 मल्टीप्लाई बाय U1 प्लस 450 मल्टीप्लाई बाय U2। यहाँ पर स्टार्टिंग की वेलोसिटी नहीं दी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है बस, और हाइट दिया है। खैर ठीक, और दोनों के मासेस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 500V। इसका मतलब जो V का वैल्यू है ये होने वाला है 50 U1 प्लस 450 U2 डिवाइड बाय V। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की और जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर इस मास की, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास जो है ये तो 0 है। इसका मतलब U2 का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक, अगर U2 का वैल्यू 0 आ जाएगा और ये डिवाइड बाय 500, सिंस U2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियली मास जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 50 U1 डिवाइड बाय 500, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो U1 डिवाइड बाय 10 के बराबर आएगी। मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम की, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट से 10 गुना कम है। 10 गुना कम इसीलिए है क्योंकि अगर यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता भी है तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो बुलेट के मास से लगभग 9 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर चेंजेस हमें मेजरली देखने को मिलेंगे। तो V इज इक्वल्स टू U1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बोला है 1.8 मीटर की हाइट तक गई है जो कंप्लीट मास सिस्टम है वो, तो अगर हम इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करें तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो V है ये रूट ऑफ 2GH होता है, रूट ऑफ 2GH। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.8, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 कितना हो जाएगा कि 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 9 9 18 और ये हो जाएगा 16, मतलब 19.6। तो 19.6 मल्टीप्लाई बाई 1.8, 19.6 मल्टीप्लाई बाई 1.8, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 8 6 48, 4 8 9 72 प्लस 4 76, 7 8 1 8 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 9 1, देन 8 2 1 5 1 3, तो ये ऑलमोस्ट है 35.28, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 35.28। तो 35.28 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली रूट ऑफ 36 है, जो कि वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड का। तो कंप्लीट मास सिस्टम के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड का, तो उस हिसाब से हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू U1 डिवाइड बाई 10 था, और यहाँ पे जो V का वैल्यू आया है ये है 6, तो ये हो जाएगा U1 डिवाइड बाई 10, देयरफॉर U1 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इस हिसाब से हो जाएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पर लॉजिक लगाने वाली चीज़ बस एक है कि यहाँ पर हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके जो फाइनल वेलोसिटी है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक, अब हम इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल तो काफ़ी आसान सा था। ये सवाल एक्चुअली रिपीट हुआ है 2-3 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पर कुछ जो आगे की चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शो दैट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इक्वल मासेस इन elastic collision when one of the masses is stationary in V1 by V2 is equals to 1 plus E। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू माइनस VS डिवाइड बाई UA। इसका मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ रेशियो ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2 माइनस u1। ठीक, देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ कि मैं v2 माइनस v1 का वैल्यू लेना है, तो क्योंकि यहाँ पर शो दैट द वेलोसिटी ऑफ मासेस इन एन इलास्टिक कोलिजन विथ वन ऑफ द मास स्टेशनरी बोला है, वन ऑफ द मास स्टेशनरी, इसका मतलब u1 इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला में u1 को 0 लें तो v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई u2। इस हिसाब से u2 मल्टीप्लाई बाई e इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अगर हम इस चीज में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करें कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, m1 u1, और दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तो u2 के लिए वैल्यू 0 है, इसका मतलब m1 u1 इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2। यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि m1 u1 इज इक्वल्स टू v m1 प्लस v m2। देयरफॉर m1 ये हो जाएगा u1 माइनस v इज इक्वल्स टू vm। इसे इस तरीके से माइनस कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर m1 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये u1 और v हो जाएगा, और इस तरफ से तो v पहले से कॉमन है, तो सपोज m1 u1 इज इक्वल्स टू, तो देयरफॉर तो इस हिसाब से यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस हो जाएंगे कि v इज इक्वल्स टू u1 प्लस v इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। तो v1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2, बिकॉज सॉरी एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि m1 इंटू u1 इज 0 बिकॉज u1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m2 u2 इज इक्वल्स टू v इंटू m1 प्लस m2। इस हिसाब से अगर मैं m2 को कॉमन लूँगा तो ये u2 माइनस v हो जाएगा और फिर m2 से डिवाइड कर दूंगा, तो m2 सपोज इट इज कॉमन, तो v2 माइनस v इज इक्वल्स टू vm2 is equals to vm is equals to vm1 is equals to vm1, therefore v is equals to m2 u2 minus v डिवाइड बाई m1। अब यहाँ पे मासेस के बारे में तो दिया नहीं है, वन ऑफ द मास इज स्टेशनरी, और यहाँ पर v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e और डिवाइड बाई 1 प्लस e, इस हिसाब से कंसीडर करना है। तो दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम इसे अगर इस तरीके से सॉल्व करें कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, इस हिसाब से u1 इज 0, देयरफॉर m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर यहाँ पर m2 को कॉमन लिया जाए तो m2 u2 माइनस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 हो जाएगा। तो इस मासेस को अगर m1 को इस तरफ लेकर आ जाए तो v1 माइनस v2 इज कॉमन, और m2 को इस तरफ ले जाए तो v2 माइनस v1 इज कॉमन। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे हम कि यहाँ पर m2 इज कॉमन, दिस इज u2 माइनस v2, दिस इज m1 मल्टीप्लाई बाई v1, m1 मल्टीप्लाई बाई v1। देयरफॉर कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस हिसाब से जो हमारा v1 है ये u1 प्लस u2 के बराबर हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में हम u2 के लिए वैल्यू लेते हैं कि अगर इस इक्वेशन में हम u2 के लिए वैल्यू लेते हैं तो आर u2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, तो इस हिसाब से दिस विल बिकम
v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाई e इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, देयरफॉर e इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इसे अंदर से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है वैसे, तो अगर ये v1e हो जाएगा प्लस v2e हो जाएगा और ये हो जाएगा v1 माइनस v2। तो यहाँ पर हम कॉमन लिया जा सकता है कि v1e माइनस v1 इज इक्वल्स टू v2e माइनस v2, ऐसे कॉमन ले लेते हैं। तो v1 को अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा e माइनस 1, यहाँ पे v2 को कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम e माइनस वन। तो e माइनस 1 नहीं सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, दिस विल बिकम प्लस। तो v1 इज इन माइनस, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस है और ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। v2 दिस e प्लस, अब हम v1 को इस तरफ भेजेंगे या इसको इस तरफ ले आते हैं तो v2e प्लस v2 is equals to v1 minus v1e, therefore if v2 is common this will become e1 plus e, और अगर v1 common this will become 1 minus e। अगर हमें v1 डिवाइड बाई v2 के लिए वैल्यू चाहिए तो therefore v1 बाई v2 is equals to v1 डिवाइड बाई v2, दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो दिस विल बिकम e प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस e। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर v1 बाई v2 इज 1 माइनस e डिवाइड बाई 1 प्लस e। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 माइनस e डिवाइड बाई 1 माइनस e डिवाइड बाई 1 प्लस e। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो उस फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसके अलावा हम अगला सवाल देखते हैं, तो ये अच्छे से लिख लें, ठीक है। इस बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलो और 4 किलो आर मूविंग विद दी सेम मोमेंटम ऑफ 20 kg, तो विल दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विल दे हैव सेम स्पीड। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम इज 20 kg पर सेकेंड, दोनों के लिए एक जैसा है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई मास। m1 के लिए ले लेते हैं तो ये 2 k1 हो जाएगा, तो ये 4 है, तो ये 10 और ये भी 10 ये भी 10 10 दा ये 100 जूल हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी 2 कंसीडर करें तो ये भी है भाई पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2, ठीक। तो ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर है सेम चीज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10 5 दा 50 जूल। तो जो कि पहला सवाल है, विल दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी? नो, दे विल नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल, दोनों का मोमेंटम सेम है लेकिन मास तो अलग अलग है, इस वजह से दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी भी आधी है एग्जैक्टली ठीक, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आधा है, ठीक, ये इससे डबल है ना, 2 गुना, तो अगर इसकी वेलोसिटी उससे 4 गुना होगी तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम 20 के बदले 40 होता, 40 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर आ जाता 100, लेकिन क्योंकि ये 20 का ही स्क्वायर है इस वजह से नहीं आएगा। तो जो पहला
सवाल है कि विल दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उसका आंसर है नो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 1 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। तो विल दे हैव सेम स्पीड, नो दे विल नॉट हैव सेम स्पीड, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो P1 इज इक्वल्स टू M1 हो जाएगा और V1 हो जाएगा। तो ये है 20, तो M1 है 2 मल्टीप्लाई बाई V1, तो अगर हम V1 ढूंढें तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, और वैसे ही अगर मैं V2 ढूंढूं तो हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब जो बड़ा वाला मास है उसका वेलोसिटी कम होगा छोटे वाले मास से, और काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या देखा था, बड़ा वाला मास है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है छोटे वाले से, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी कम है उसका वेलोसिटी भी कम होगा। अगर मासेस सेम नहीं है तो, अगर मासेस सेम होंगे तो फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे विल नॉट हैव सेम स्पीड और वेलोसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 2। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P² डिवाइड बाई 2m, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इसके रिलेशन डिराइव करने के लिए अलग अलग तरीकों से, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और नहीं काफ़ी चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज टेकन टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और उसके लिए जी दिया है 10 मीटर्स पर सेकेंड का। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट के लिए तो आसान सा ही चीज़ें हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, निकाल लीजिए। तो U इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। ये बहुत बेसिक सा सवाल है, सभी को आ जाना चाहिए कि मास 2 किलो का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और हाइट कितना है 5 मीटर का, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 100 जूल हो जाएगा। तो 100 जूल का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है ऑब्जेक्ट ने। वेयर डज दिस पोटेंशियल एनर्जी कम फ्रॉम? ये पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स से आया है, जिस फोर्स ने इसको ये 5 मीटर की हाइट प्रोवाइड की है, उस फोर्स की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें पॉसिबल हो पाया है। तो हमेशा याद रखना है कि एक थ्योरी के लिए एक स्टेटमेंट तो है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बट इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी अल्टर्ड विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बाहर से अगर एक्सटर्नल कोई एनर्जी या फोर्स लगाया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज कि व्हाट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट एक्ट टू ब्रिंग द मास टू दैट हाइट, मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उस मास को उस हाइट तक पहुंचाने के लिए। तो हाउ मच फोर्स डज इट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हम वर्क डन यूज करेंगे। अब वर्क डन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन हो जाएगा U इज इक्वल्स टू mgh, जहां पर mg का मतलब फोर्स है और h का मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, और जब ये स्टेशनरी था जहां पर हाइट 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ये है 100 जूल। अब उस 100 जूल ही हमारा वर्क डन होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है, 100 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन्स का, और ये फोर्स होगा माइनस में। माइनस इसीलिए होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच रही है। जो चौथा सवाल है ये क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हाइल ऑब्जेक्ट इज टेकन एट हाइट? दैट नेट फोर्स इज 0, क्योंकि जितना फोर्स हम उसे ऊपर खींचने के लिए लगाएंगे उतना ही फोर्स ग्रेविटी उसे नीचे खींचने के लिए लगाएगी। तो दिस FA प्लस FG विल बी इक्वल टू बड़ा अंडा 0। ठीक, बहुत ही बेसिक सा सवाल, इसे लिख लें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में हमें एक रिलेशन ढूंढना है मेरे ख्याल से। क्या बोला है, 2 स्प्रिंग है A और B सच दैट K और KB। हमने जो फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग के लिए वैल्यू देखी थी क्या था, -kx।
माइनस तो खैर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए कि द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू ईच अदर, इसी वजह से वहां पर माइनस है। तो ऑन विच स्प्रिंग विल मोर वर्क हैज टू बी डन इफ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अगर मैं एक्स ए की बात करूं तो ये एफ ए डिवाइड बाय के ए हो जाएगा, और अगर मैं एक्स बी की बात करूं तो ये हो जाएगा एफ बी डिवाइड बाय के बी। पूछा क्या है? वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन पोटेंशियल के बराबर होगा, जैसे कि सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो के ए है तो ये हो जाएगा के ए, ये हो जाएगा एक्स ए। सिमिलरली यू बी विल बी हाफ के बी और एक्स बी का स्क्वायर। अगर दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए तो यू ए डिवाइड बाई यू बी हो जाएगा। इसका मतलब हाफ हाफ कट हो जाएगा, दिस विल बिकम के ए एक्स ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के बी एक्स बी का स्क्वायर। के एक्स ए क्या है? एफ ए डिवाइड बाई के, और ये है एफ बी डिवाइड बाई के बी। इसका मतलब ये हो जाएगा के ए एफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या ये के बी, और सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी के बी इंटू एक्स बी के लिए अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बिकम एफ ए कि ये के ए इंटू के बी है, और एक्स बी के लिए अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो एफ बी डिवाइड बाई के बी हो जाएगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब एफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के बी का स्क्वायर। ठीक, तो ये के ए का स्क्वायर है, तो के ए स्क्वायर कट जाएगा और के बी कट जाएगा स्क्वायर। मतलब एफ ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के बी डिवाइड बाय एफ बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के ए बचा है। अब यहाँ पर बोला है कि सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है ना, उसको सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है तो एफ ए और एफ बी सेम हो जाएगा। इसका मतलब एफ ए का स्क्वायर और एफ बी का स्क्वायर भी सेम ही है, मतलब ये और ये टर्म भी कट जाएगा। Therefore, this UA divided by UB is equals to KB divided by KA। इससे हमें क्या पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट के, या फिर मटेरियल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर के ए बड़ा है के बी से तो पोटेंशियल एनर्जी जो यू बी होगा वो बड़ा होगा यू ए से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बी का बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसका फोर्स कांस्टेंट के बी छोटा है के ए से। तो जिसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा हो वो पोटेंशियल एनर्जी में छोटा हो जाएगा, और जिसका भी पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा हो जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये सवाल पिछले साल के जेई में पूछे गए हैं, ये वाला सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, ये सवाल जो है सबसे पहले KUCET में पूछा गया था, उसके बाद यहाँ पर है, तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। अब अगला सवाल क्या दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास है m is attached to a spring which is elongated to 25 centimeter by an applied force from its equilibrium position. Calculate the potential energy stored in the spring mass system. U is equals to K. फॉर्मूला क्या है? U is equals to half into kx square, और ये हो जाएगा हाफ। K का वैल्यू यहाँ दिया है 0.1, और x के लिए डिस्प्लेसमेंट जो कि 25 सेंटीमीटर का है, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻²। तो ये स्क्वायर है ना, ये 4 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा। 625 का आधा कितना होता है? 312.5। 312.5 तो 312.5 इंटू 10⁻⁻⁴, जिसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज इट्स 10% ना, तो ये हो जाएगा 31.25 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब u का लिए जो वैल्यू है वो है 31.25 इंटू 10⁻⁻⁴। पोटेंशियल एनर्जी है तो उसके लिए यूनिट क्या आ जाएगा? जूल। इट इज जूल।
ठीक, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या बोली है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन दिस इलोंगेशन। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया है तो मास m है तो ग्रेविटी, तो फोर्स जो है यहाँ पर सॉरी व्हाट इज द वर्क डन बोला है, हाँ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो mgh आ जाएगा या mg इनटू s आ जाएगा, क्योंकि m यहाँ पर सिर्फ m ही है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 25 इंटू 10⁻⁻² का है और g अगर हम 9.8 ले लें तो उस हिसाब से एक इक्वेशन बन जाएगा कि वर्क डन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू u। सेम ही होता है, ये पिछले ही सवाल में हमने देखा है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो इक्विलिब्रियम में था तो पोटेंशियल इज 0 ना, तो अभी जो फाइनल पोटेंशियल है वही तो चेंज हुआ है, तो दैट इज व्हाई u एंड w इज इक्वल टू सेम। तो इतना ही वर्क डन हुआ उसे इलोंगेट करने के लिए। ठीक, सपोज द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू सेम 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एंड आल्सो द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन। दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जब हम उसे कंप्रेस करेंगे, ठीक, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे इसके पहले हमने लिया था तो पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक, दोनों के लिए वैल्यू सेम है, बस डिफरेंसेस होंगे उसके साइन में, जो कि एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है यहाँ पर जो कि है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलो moved by an external force 20 Newton in a surface having coefficient of kinetic friction. What is the work done by the external force and kinetic friction? सबसे पहले तो kinetic friction निकाल लेते हैं। kinetic friction के लिए फॉर्मूला है Fk is equals to mu k into m into g, क्योंकि n के लिए जो वैल्यू होता है वो mg होता है। अब यहाँ पर मास दिया है, मास है 2 किलो का और एक्सटर्नल फोर्स दिया है 20 किलो का। ठीक है, तो मास 2 किलो का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मानना है और म्यू के दिया है 0.9, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 20, जिसका 90% हो जाएगा 18, मतलब 18 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। अब यहाँ पर हमें पूछा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन, तो वर्क डन दोनों के लिए अगर हम करेंगे तो F माइनस एफ के हो जाएगा, मतलब F इंटू एस माइनस एफ के इंटू एस। तो एक्सटर्नल फोर्स 20 का है तो 20 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10 मीटर का हुआ है, माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका मतलब टोटल नेट वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा, नेट के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस 180, जो कि हो जाएगा 20 जूल। ठीक, इसका मतलब नेट वर्क डन 20 जूल का होगा यहाँ पर, नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स के लिए और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए साथ में, ये हमेशा याद रखना है। ठीक, जब हम नेट ढूंढेंगे तो माइनस होता है, तो माइनस ऑफ माइनस हो सकता है फ्रिक्शनल में, तो उस हिसाब से ये 380 आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन क्या दिया गया है, ठीक, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, तो दिस डायरेक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो पिछले बार या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, 11th के लिए जो पार्ट 1 का पोर्शन था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ग्रेविटेशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि रोटेशनल डायनामिक्स का आधा पार्ट है, वो हमारा बचा हुआ है, जिसे हम अगले वीडियोस में कवर अप करेंगे। पहले थ्योरी, उसके साथ न्यूमेरिकल, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। और किसी को भी डाउट हो वर्क, पावर एंड एनर्जी और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।